मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वह है गणित शिक्षण की विधियाँ। पिछला वीडियो मैंने इसमें कुछ MCQ के क्वेश्चन डाले थे। उसके बाद से ही मैंने कहा था कि गणित शिक्षण की विधियों को मैं एक विस्तृत रूप में पढ़ाऊंगी, तो आज वही क्लास लेकर मैं आई हूँ आप लोगों के लिए। दोस्तों, गणित शिक्षण की बहुत सारी विधियां हैं, इसमें से कुछ विधि को आज हम कवर अप करेंगे और कुछ विधि को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। हम जानते हैं कि जब टेट की परीक्षाएं होती हैं तो उसमें मैथ पेडागोजी से 15 नंबर रहते हैं, मैथ से टोटल 30 नंबर रहते हैं, जिसमें से आपका पेडागोजी से 15 और 15 नंबर न्यूमेरिकल्स रहते हैं। तो पेडागोजी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है 1 to 5 के लिए भी और 6 to 8 के लिए भी, यानी कि पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। इसीलिए ध्यान से इस क्लास को आप लोग देखेंगे और पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। जो भी इस चैनल में नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा सकें। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पर गणित शिक्षण की विधियां। तो गणित शिक्षण की पहले हम प्रमुख विधि के बारे में देख लेते हैं। आप लोग बहुत सुने होंगे, सबसे महत्वपूर्ण विधि है जो आगमन विधि। आप हर कोई इसके बारे में सुने होंगे, आगमन विधि। मैं सबको लिखने का प्रयास करती हूँ यहाँ पर। दूसरा है निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, परियोजना विधि, प्रयोगशाला विधि, समस्या समाधान विधि। देखिए दोस्तों, हम जब एक विषय के गणित शिक्षण की विधियां को जब डीपली पढ़ लेते हैं ना, तो फिर जो भी और भी हमारे जो पेडागोजी है, जैसे हिंदी पेडागोजी, विज्ञान पेडागोजी या फिर कोई पेडागोजी, उसमें बहुत हद तक मदद मिल जाता है उसको समझने में। इसलिए क्लास को बहुत ध्यान से आप लोग जरूर देखें। समस्या समाधान विधि, व्याख्यान विधि, विचार विमर्श विधि, और एक होगा अनुसंधान विधि। बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन इसमें से सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए 4 विधि है। पहला आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि। इसके अलावा भी जो विधियां आजकल सब प्रयोग में आ रही हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अब जो 10th तक का एग्जाम होता है उसमें प्रयोगशाला को स्थान दिया गया है। गणित में 20 मार्क्स के प्रोजेक्ट बनाइए या फिर प्रैक्टिकल आजकल होते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो अब प्रयोगशाला विधि को भी गणित में शामिल कर लिया गया है अच्छी तरह से। और आजकल हम जानते हैं कि खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि जो बच्चे खेल खेल में सीख रहे हैं, खुद से करके सीख रहे हैं, तो वो विधि भी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। छोटे बच्चों को गणित सिखाने के लिए आजकल हम देखते हैं कि स्कूलों में खेल विधि का बहुत ज्यादा ही प्रयोग किया जा रहा है। तो एक एक विधि करके हम पढ़ेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पे मैंने बहुत सारा विधि लिख दिया है आपके सामने। टोटल शायद 10 विधियां होंगी। अगर यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें से हमने बताया कि सारी विधियां अपने अपनी जगह है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विधि 4 है आपके लिए, आगमन, निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण। इस विधि से ज्यादातर क्वेश्चन रहते हैं गणित पेडागोजी से। जब इस विधि को आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको पेडागोजी बनाने में बहुत आसान लगेगा, गणित पेडागोजी बनाने में। तो चलिए आइए अब एक एक विधि को हम अच्छे से देखते हैं। पहली विधि हमारे पास है आगमन विधि। आप सभी जानते होंगे, और हम एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि गणित शिक्षण क्यों आवश्यक है। देखिए, गणित तो हम सभी पढ़ते हैं, बचपन से पढ़े हैं, और आप लोग जब आईएससी किए होंगे या बीएससी किए होंगे सब गणित पढ़ते हैं। लेकिन जब हम टीचर बनते हैं, क्योंकि सब जो भी तैयारी कर रहे हैं टेट के वो सारे भावी टीचर हैं,
तो आप टीचर बनकर जब विद्यालय में जाएंगे तो बच्चों को आप कैसे गणित सिखाएंगे, कौन सा विधि, किस तरह से आप कौन सा विधि आप अपनाएंगे जिससे बच्चे अच्छे ढंग से गणित सीख सकें। जो आपके पास ज्ञान है उसका आप कैसे उसको आप दे सकें उस ज्ञान को बच्चों को। इसलिए हमको गणित शिक्षण की विधियां जानना जरूरी है, इसलिए इसको शामिल किया गया है टेट के सिलेबस में। तो आइए देखते हैं पहली विधि जो है आगमन विधि। आगमन विधि को हम लोग इंडक्टिव मेथड कहते हैं इंग्लिश में। पहले इसको एक उदाहरण के सहायता से हम समझते हैं कि आगमन विधि क्या होता है। जैसे हमने उदाहरण कहा, आगमन विधि का नाम आ जाना चाहिए दिमाग में, क्योंकि आगमन विधि वैसी विधि है जिसमें पहले एक उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण के बाद नियम की ओर जाया जाता है। यही विधि आपकी आगमन विधि है। तो आगमन विधि में क्या होता है, पहले इसमें जो अध्यापन बच्चे को कराते हैं हम, तो क्या करते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको आज बच्चे आप 6th क्लास में चले गए हैं, या फिर उससे पहले आजकल कक्षाओं में बच्चों को ज्यामिति पढ़ाया जाता है। जैसे कि अगर 4 के या 3 कक्षाओं में भी आप चले गए हैं, वैसे मैं 6 to 8 क्लास लेती हूँ, उतना गहन जानकारी हमको नहीं होनी चाहिए कक्षाओं के बारे में। तो छोटी कक्षाओं में आप चले गए, आप 3 to 5 की कक्षा में अगर आप चले गए हैं, वहां आपको पढ़ाना है, अगर त्रिभुज के आप मन में रखें कि आज हमको पढ़ाना है बच्चों को त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन बच्चों के लिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री बताने से पहले आप चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा बच्चे को खेल कराया जाए या फिर थोड़ा सा उसको कुछ करके सिखाया जाए। तो आप क्या करते हैं कि बच्चे को कॉपी में ऐसे ही बोलते हैं कि आप लोग 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र बनाइए। त्रिभुज के बारे में आपने पहले जानकारी कुछ कुछ दिया हुआ है, अब आप उनको बोलते हैं, चाहे तो आप कुछ बच्चे के कॉपी में ऐसा फिगर बना दिए, किसी में आप समबाहु त्रिभुज का फिगर टाइप का फिगर बना दिया, और उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है आप उनसे कहते हैं कि आप चार्ट निकालिए और जो यहाँ पे फिगर है आपकी कॉपी में है, उस कॉपी के मतलब कॉपी में जो फिगर्स हैं उसको आप चार्ट की सहायता से माप लीजिए। तो जब बच्चे मापते हैं तो कुछ कुछ मान निकलता है सबका, और वो देखता है कि पहला नंबर जो टीचर ने दिया उसमें भी 180 डिग्री निकल गया, तीनों कोण मिलाकर वो जोड़ा तो 180 आ गया। दूसरा त्रिभुज भी देखता है तो 180 हो जाता है, फिर वो तीसरा त्रिभुज भी देखता है तो देखता है 180 आ गया, तो फिर चौथा त्रिभुज में भी 180 आ गया, अगर समबाहु है तो 60 आ जाएगा। तो बच्चा खुद देख लेता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाता है, 180 डिग्री। अब आपको बताने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप जैसे पूछेगा कि क्या बच्चों कितना निकला त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो बच्चे खुद बोल देंगे 180 डिग्री, अगर उन्होंने माप सही किया है तो इसका मतलब पहले आपने एक उदाहरण उनके सामने प्रस्तुत किया और आपके सामने एक नियम निकल कर आ गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। देखिए दूसरा इसका है कि यह विशिष्ट से सामान्य की ओर है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बार बार, कि विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सा विधि होता है, तो ये निगमन विधि आगमन विधि है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इसको डायरेक्ट देख सकते हैं। देखिए हमने दूसरा नंबर लिखा है विशिष्ट से सामान्य की ओर, मतलब कि हमने बच्चों को कुछ विशिष्ट कार्य करने को दिए, उसके बाद वो जो कार्य संपादित हुआ तो उन्होंने एक सामान्य नियम, जो कि नियम होता है, सामान्य नियम क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उन्होंने निकाल दिया। तो यही हो गया विशिष्ट से सामान्य की ओर, इसका अध्ययन किया जाता है। तीसरा नंबर इसका होता है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर। देखिए स्थूल मतलब विस्तृत होता है, आप लोग जानते होंगे, या बड़ा या बृहद होता है। तो सबसे पहले त्रिभुज के बारे में बताया हमने, उसने फिर कोण को देखा, कोण के बाद उसने छोटा सा एक सूक्ष्म रूप में उसका तीनों कोणों का योग निकाल लिया 180 डिग्री, जो कि एक छोटा डिजिट आ गया, तो ये सूक्ष्म की ओर हो गया, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अगला इसका होता है 4 नंबर में प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, जब बच्चे को हमने त्रिभुज बनाने के लिए दिया तो उन्होंने खुद से प्रत्यक्ष रूप में उसको बनाया, अब बना करके उसके कोण की माप लिखी, तब प्रमाणित किया क्या,
अगर किताब वो पलटा करके देखेगा तो देखेगा अरे मैंने तो यही निकाला था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब उन्होंने खुद से प्रत्यक्ष रूप में उसको बनाया और प्रमाणित कर दिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि आगमन विधि में हमने देखा अध्ययन कैसे कराते हैं टीचर, पहला तो उसको उदाहरण से नियम की ओर ले जाते हैं, और उसके बाद दूसरा इसका होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, तीसरा स्थूल से। ये कई बार पूछा गया है, बहुत सारे टेट में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर निकाल कर देखेंगे तो ये क्वेश्चन विशिष्ट से सामान्य की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इसमें कंफ्यूजन थोड़ा होता है आगमन और निगमन में, और ये बार बार दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन आपको आपसे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि आगमन विधि विशिष्ट से शुरू, अगर विशिष्ट आप आगमन विधि याद कर लेते हैं तो निगमन तो जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो ठीक है, तो पहला क्या हो गया, उदाहरण से नियम की ओर चलता है ये विधि, दूसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है, तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है, और चौथा है प्रत्यक्ष से यह प्रमाण की ओर चलता है, जो मैंने आपको उदाहरण देकर त्रिभुज का बताया। तो आपको समझ में ऑब्वियसली आया ही होगा। आइए अब हम देखते हैं आगमन विधि में क्या क्या चरण एक शिक्षक अपनाता है जब वो बच्चों को पढ़ाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उदाहरण देते हैं। ये इसका बेस है, आगमन विधि का बेस है। उदाहरण दे दिए, उसके बाद क्या करते हैं हम, उदाहरण दे करके हम बच्चों का उदाहरण का निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं। फिर निरीक्षण के बाद हम उसका नियम बनाते हैं, नियम बनाना है, फिर उस नियम का सत्यापन। सबसे पहले क्या करते हैं हम, उदाहरण देते हैं, फिर उदाहरण का निरीक्षण करते हैं, फिर उसके बाद उसका नियम बनाते हैं। नियम बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसको सत्यापित करते हैं, क्योंकि हमने एक त्रिभुज लिया, उदाहरण दिया, फिर बच्चे जब उस पर काम कर रहे थे हमने निरीक्षण किया, बच्चे ने नियम बना दिया एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, फिर हमने उस उदाहरण के आधार पर उसको क्या क्या सत्यापित किया कि हाँ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री ही होता है। इसका मतलब जो आगमन विधि में चरण होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगा किसी भी टेट परीक्षा में। ये सीटेट का आया हुआ क्वेश्चन है कि इसमें चरण कैसे होते हैं, पहले उदाहरण, इसको उलट भी सकता है, आपको ऑप्शन में उदाहरण के बाद नियम बनाना दे दिया, लेकिन नहीं, उदाहरण के बाद क्या होता है, उदाहरण का निरीक्षण, फिर उसका नियम बनाते हैं, फिर सत्यापन करते हैं। आइए अब हम देखते हैं आगमन विधि में क्या क्या मेरिट्स हैं, यानी कि क्या क्या गुण है और क्या क्या इसका दोष है। हम जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, किसी चीज में अगर गुण है तो अवगुण भी होता है। देखिए पहला है इसका गुण में कि यह मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि क्यों है, क्योंकि इसमें बच्चे खुद से करके सीखे, बच्चे रुचि भी लिए, बच्चे का ज्ञान ज्यादा स्थायी होगा, तो मनोवैज्ञानिक विधि हो गई है। दूसरा है इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, क्योंकि बच्चा पहले नहीं जान रहा था कि त्रिभुज के तीन, या दूसरा भी उदाहरण आप ले सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले त्रिभुज बताया है त्रिभुज के बारे में, इसलिए मैं उसी उदाहरण को लेकर चल रही हूँ ताकि आपको समझने में कठिनाई नहीं हो। बच्चा को हमने त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री नहीं बताया था, लेकिन उसने वो चीज ज्ञात किया जो कि क्या था, अज्ञात था। इसका मतलब वो ज्ञात से अज्ञात की ओर चल करके उस पर अपना ज्ञान को हासिल किया। दूसरा है स्वयं सीखने के कारण अधिगम अधिक अस्थायी होता है। अधिगम मतलब सीखना होता है, आप सब इस बात को नोट करेंगे, अधिगम होता है सीखना, क्योंकि इसे बच्चा स्वयं सीखता है। जब उसको कोई उदाहरण प्रस्तुत करते हैं उसके सामने, तो वो स्वयं जब करने लगता है, तो वह स्वयं जब सीखता है तो उसका ज्ञान क्या होता है, थोड़ा ज्यादा अस्थायी होता है तुलनात्मक रूप से। उसके बाद क्या है, बच्चे खुद से करने में, बच्चे हम जानते हैं लर्निंग बाय डूइंग है, जब बच्चे खुद से करेंगे तो उनको मन लगेगा उस चीज को करने में, तो इसे बच्चे क्या करते हैं, रुचि लेते हैं इसमें। उसके बाद व्यवहारिक जीवन में भी ये लाभप्रद है। जब बच्चे रुचि लेकर पढ़ते हैं तो उसको अपने व्यवहारिक जीवन में उसको उतार पाते हैं बखूबी। अगर सिर्फ हम सिद्धांत पढ़ाएंगे बिना प्रैक्टिकल के, तो बच्चा उसको अपने व्यवहारिक जीवन में उतार नहीं पाएंगे। तो हमने क्या क्या मेरिट्स देखा, पहला देखा मनोवैज्ञानिक विधि है, दूसरा देखा ज्ञात से अज्ञात की ओर, तीसरा देखा कि अधिगम अधिक अस्थायी होता है। हमने देखा अधिगम अधिक अस्थायी होता है, बच्चे रुचि लेते हैं और यह व्यवहारिक जीवन में लाभप्रद है। अब आइए देखते हैं इसका डिमेरिट्स यानी कि अवगुण। देखिए क्योंकि हम बच्चे के ऊपर डिपेंड हैं, अब दे दिए हैं उदाहरण उनको, या हम भी अगर उस चीज को कर रहे हैं, उदाहरण देकर समझा रहे हैं, तो इसमें समय थोड़ा ज्यादा व्यर्थ होगा।
दूसरे विधि की तुलना में आगमन विधि में समय अधिक लगता है। अगर हमारे पास समय सीमा की कमी है तो हमको इस विधि को नहीं अपनाना होगा, किसी और विधि को अपनाकर पढ़ाना होगा। तो इसमें क्या होता है, समय अधिक लगता है। देखिए, बड़े कक्षाओं में जब जाते हैं हम पढ़ाने के लिए, अगर आप बड़े कक्षाओं में जाएंगे तो वहां पर समय की पाबंदी होती है कि आपको 45 मिनट क्लास मिलेगा, आप उसमें उतना सारा सिलेबस उसका पूरा करिए। तो उसमें क्या पूरा करिए, उसमें क्या होता है कि आपको समय कम मिलता है, क्योंकि आपके बेल के बाद किसी और का बेल बजना है, साइंस का बेल होगा या एसएसटी का बेल होगा, तो आपको कम समय के अंदर गणित के ज्यादा से ज्यादा सवाल बताने हैं। तो उस स्थिति में आप इस विधि को उपयोग में नहीं ला सकते, आगमन विधि को हमको कोई और विधि अपनाना पड़ेगा। लेकिन छोटे क्लास के बच्चों के लिए, उनके हम जानते हैं सिलेबस कम होता है और सब्जेक्ट्स भी कम होते हैं, तो छोटे क्लास के बच्चों के लिए यह बहुत ही उपयुक्त विधि है आगमन विधि। दूसरा है, इसमें अधिक परिश्रम करना पड़ता है शिक्षक को भी और बच्चों को भी। और मान लीजिए कि गलती से अगर परिणाम गलत आ गया तो फिर से दोबारा उसमें उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। किसमें? आगमन विधि में। अगर बच्चे को हमने मापने के लिए कहा त्रिभुज के तीनों कोणों को, अगर बच्चा गलत माप लिया तो फिर से आप दोबारा वही प्रोसीजर अपनाइएगा, फिर से वही प्रोसेस करिएगा, तो वही बात है, मेहनत भी बर्बाद होगा और समय भी बर्बाद होगा। इसलिए इस विधि में समय अधिक लगता है और अधिक परिश्रम भी लगता है। आइए अब हम देखते हैं इसके गणित की दूसरी विधि जो है निगमन विधि। हमने पहले पढ़ा आगमन विधि में कि पहले उसमें उदाहरण दिया जाता है फिर नियम। इसमें जस्ट उसका उल्टा है ये नियम। इसमें पहले नियम देते हैं फिर उदाहरण। देखिए कैसे, मान लीजिए हम बच्चे को आयत का क्षेत्रफल पढ़ाने के लिए गए हैं, त्रिभुज के बाद आयत आ गया है हमारे पास, हम आयत का क्षेत्रफल पढ़ाना चाह रहे हैं। अब क्षेत्रफल के लिए हमको जानना पड़ेगा ना कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई है। अगर नहीं जानेंगे तो हम कैसे बता सकेंगे उसमें? तो नियम है ना, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। हम लिख देंगे बच्चे के सामने आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। क्योंकि गणित में हर चीज को मूर्त रूप से करना पॉसिबल नहीं है, कुछ चीजों को हमको नियम से ही बनाना पड़ता है। जैसे कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, अगर इसमें लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है तो हम बच्चे को आसानी से सिखा सकते हैं कि आप ऐसे आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसका मतलब नियम से हम उदाहरण की ओर जा सकते हैं। कौन से नियम में? निगमन विधि में। दूसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर। देखिए, एक सामान्य सा फॉर्मूला है लंबाई गुना चौड़ाई, और जब बच्चा इस कोई भी बड़ा सवाल को हल कर लेता है तो विशिष्ट गुण को वो पा लेता है। इसका मतलब कि सामान्य नियम को अपना करके विशिष्ट तरीका से वह क्वेश्चन को हल कर लेता है। जब हल कर लिया तो वो विशिष्ट हो गया। चलिए, तीसरा है सूक्ष्म से स्थूल की ओर। एक छोटा सा सीधे लंबाई गुना चौड़ाई, उस चीज को प्रयोग करते हुए एक स्थूल बृहद रूप में उस चीज को वो पढ़ता है। तो यही इसका तीसरा नंबर गुण है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। और अगला है प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, जस्ट अपोजिट है। आगमन विधि अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, याद रख लिया, तो निगमन विधि में आपको थोड़ा सा भी कठिनाई नहीं होगा सवाल बनाने में, क्योंकि उसका जस्ट उल्टा है निगमन विधि। उसको आगमन विधि का जस्ट उल्टा निगमन विधि। इसमें पहला हमने देखा, इसमें जो छात्र अध्ययन करेंगे या शिक्षक अध्ययन कराएंगे तो नियम से उदाहरण की ओर ले जाएंगे बच्चों को, सामान्य से विशिष्ट की ओर अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर अध्ययन किया जाता है, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर अध्ययन। आइए अब हम निगमन विधि के मेरिट्स और डिमेरिट्स यानी कि गुण और अवगुण को देखते हैं। देखिए, पहला नंबर है कि निगमन विधि सरल एवं सुविधाजनक विधि है, क्योंकि इसमें हम नियम का डायरेक्ट प्रयोग कर रहे हैं तो ये हमारे लिए सरल है। बच्चे इसमें उलझते नहीं हैं। अगर किसी चीज का कुछ भी निकालने के लिए कहा जाता है, परिमाप, क्षेत्रफल या फिर आयतन, तो अगर उसको हम फॉर्मूला बता दें तो आसानी से उसमें वैल्यू पुट करके वो फॉर्मूला से निकाल देता है वो वैल्यू को। तो इसीलिए ये सरल और सुविधाजनक है दोनों के लिए, छात्रों के लिए और शिक्षकों के लिए। लेकिन हम जब पढ़ेंगे, अगर हम किसी भी पात्रता परीक्षाएं दे रहे हैं, कोई भी पात्रता परीक्षा, तो हम हमेशा बच्चों को ही ध्यान में रखेंगे, शिक्षक को नहीं। क्योंकि अब हमारा जो अभी शिक्षा व्यवस्था है वो बाल केंद्रित शिक्षा है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा में हर सुविधा बालक के लिए देखा जाता है, तो जो भी हम सवाल बनाएंगे वो बालक को ध्यान में रखते हुए ही बनाएंगे। तो सरल एवं सुविधाजनक विधि है बालक के लिए।
दूसरा है स्मरण शक्ति का विकास होता है, क्योंकि बच्चा फॉर्मूला आसानी से याद कर लेता है तो स्मरण शक्ति उसका बढ़ता है इससे। उसके बाद है ये संक्षिप्त एवं व्यवहारिक विधि है। संक्षिप्त छोटी विधि है, क्योंकि आराम से इसमें आप फॉर्मूला बताइए, बच्चा आंसर निकाल देता है और इसको कोई भी मेथड मैथ्स में हम अप्लाई कर सकते हैं, व्यवहार में ला सकते हैं। उसके बाद इसमें बनाने, जो बच्चा गणित बनाएगा वो गणित बनाने की गति क्या होगी, तीव्र होगी, मतलब एक कक्षा में वो ज्यादा से ज्यादा सवालों को हल कर पाएगा। पहला क्या देखे हम लोग कि सरल एवं सुविधाजनक विधि है। दूसरा हमने देखा स्मरण शक्ति का इसमें विकास होता है। तीसरा देखा संक्षिप्त एवं व्यवहारिक विधि है। उसके बाद हमने देखा कि इसकी गति तीव्र होती है। उसके बाद हम देखते हैं इसका डिमेरिट्स। इसका डिमेरिट्स में है कि रटने पर बल, क्योंकि उसको अगर हम एक फॉर्मूला बता रहे हैं तो उसमें रटने पर ही बल दे रहे हैं, तो वो रटने पर बल इसमें ज्यादा पड़ता है, बच्चों का अपने से खोज कर कोई काम करना इसमें नहीं हो पाता। दूसरा है ज्ञान अस्थायी नहीं होता है, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग में ज्ञान जो अधिगम जो होता है, जो सीखना होता है वो अस्थायी होता है, लेकिन यहाँ पर तो बच्चा करके नहीं सीख रहा, डायरेक्ट फॉर्मूला से किसी भी वैल्यू को निकाल रहा है, तो इसमें उसका ज्ञान अस्थायी नहीं होता और बच्चा इसमें भूलता है बार बार। दूसरा है छोटी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। छोटी कक्षा के बच्चे फॉर्मूला ना वो याद अच्छे ढंग से रख पाएंगे और ना फिर उस पे वैल्यू को पुट करके वो जो भी फाइनल वैल्यू हमको निकालना है वो निकाल पाएंगे। इसका मतलब हमने क्या देखा कि निगमन विधि में हमने देखा कि रटने पर बल होता है, ज्ञान अस्थायी नहीं होता, और हमने देखा कि इसमें रटने पर बल हो रहा है और ज्ञान अस्थायी नहीं हो रहा। छोटी कक्षा के लिए ये उपयुक्त नहीं है। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है निगमन विधि का कि बीजगणित त्रिकोणमिति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। बीजगणित, त्रिकोणमिति आदि के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। इसको हम लोग नोट करके लिख लेंगे, नोट में आप लोग लिख लेंगे कि रेखा गणित, बीज गणित और त्रिकोणमिति में इसका उपयोग बहुत होता है, इसका उपयोग होता है। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट रहता है। आगे हम पढ़ेंगे तो विश्लेषण विधि का भी उपयोग होता है, लेकिन निगमन विधि का भी उपयोग किसमें होता है, रेखा गणित, बीजगणित और त्रिकोणमिति में इसका उपयोग होता है। देखिए जो ये अभी हमने तो विधि पढ़ा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। आप सब जो भी तैयारी कर रहे हैं टेट परीक्षाओं की, आप लोगों को पता होगा कि आप लोग जब एग्जाम देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं या फिर एग्जाम हॉल जाते हैं तो आपको दिखता ही होगा क्वेश्चंस की टीचिंग मेथड से बहुत क्वेश्चन रहते हैं। तो मेथड जो भी होता है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ने का जरूरत है। और अगला वीडियो जो मेरा होगा वो भी होगा गणित के शिक्षण विधियों पर, तो अगला वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।